बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है बहुल आवेशों के बीच बल, यानी कि फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्ज। इससे पहले हमने कूलाम के नियम को पढ़ा था। उसके बाद ये हमारा जो टॉपिक है बहुल आवेशों के बीच बल, वास्तव में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का क्वेश्चन इससे बनता है। अब इस टॉपिक को हम कंटिन्यू सीखते हैं। तो वास्तव में बहुल आवेशों के बीच बल, इसके अनुसार होता यह है कि मान लेते हैं कि आवेशों का एक निकाय हो। वैसे यहाँ पर हमने इससे पहले आवेश के बारे में जान लिया है कि आवेश क्या चीज होता है। आवेश किसी पदार्थ का गुण होता है जिसके कारण उसमें विद्युत और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं। आवेश को इस मान की उसे प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है बहुल आवेश। बहुल आवेश का मतलब बहुत से आवेश होंगे। अब उन आवेशों के बीच जो बल कार्य करता है उसकी गणना हमको करनी है। तो इस टॉपिक में सबसे पहले हम इस रूल को समझ लेते हैं। इस रूल के अनुसार वास्तव में कहा जाता है ये कि आवेशों के एक निकाय में किसी एक आवेश पर लगने वाला परिणामी बल अन्य आवेशों द्वारा उस पर लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होता है। तो इस नियम को पहले लिख लेते हैं, उसके बाद समझते हैं। और इसी को अध्यारोपण सिद्धांत भी कहते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में कभी कभी आता है कि अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है। तो बहुल आवेशों के बीच जो बल का जो रूल है इसी पर बेस्ड होता है आपका अध्यारोपण का सिद्धांत। तो पहले इसके सिद्धांत को हम लिख लेते हैं। तो लिखते हैं, कहेंगे आवेशों के किसी निकाय में किसी एक आवेश पर लगने वाला परिणामी बल अन्य आवेशों द्वारा उस पर लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होता है। कहते हैं आवेशों की किसी निकाय का क्या मतलब होता है। निकाय का मतलब ये होता है कि जहां पर कई आवेश उपस्थित होते हैं उसको एक निकाय बोलते हैं। तो आवेशों के किसी निकाय में किसी एक आवेश पर लगने वाला जो परिणामी बल होता है अन्य आवेशों द्वारा उस पर लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होता है। अब यहाँ पर सदिश योग मतलब हो गया जोड़ना, लेकिन सदिश योग का क्या मतलब होगा। सदिश का मतलब ये होता है कि हमें जब बलों को जोड़ना है तो दिशा भी लेनी है। सदिश का मतलब ये होता है कि ऐसी राशि जिसकी परिमाण और दिशा दोनों काउंट की जाए या दोनों। तो कहने का मतलब वैसे भी बल जो होता है ये सदिश राशि ही होती है। तो ठीक है बच्चों, अब इसमें हम समझते हैं और इसी को अध्यारोपण सिद्धांत भी कहते हैं। तो लिख लेते हैं, यही अध्यारोपण का सिद्धांत कहलाता है। अब अभी तो हमने वास्तव में बहुल आवेशों के बीच
के बल का जो थ्योरी है इसको हमने शब्दों में लिख लिया। अब इसको हम गणित की भाषा में समझ लेते हैं। तो अब मान लेते हैं कि कोई एक बिंदु आवेश है, यहाँ पर कोई एक बिंदु आवेश है Q1, ये एक बिंदु आवेश है। अब ये आवेशों का एक निकाय बनेगा, क्योंकि बोला गया है बहुल आवेश। बहुल आवेश मतलब कई आवेश होंगे। अब इससे कुछ दूरी पर एक कोई दूसरा आवेश है, उसको मान लेते हैं Q2 है, और इससे और कुछ दूरी पर एक तीसरा आवेश है जिसको मान लेते हैं Q3 है। और ऐसे बहुल आवेश का मतलब बहुत सारे आवेश होंगे, तो यहाँ पर ऐसे Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 ऐसे ढेर सारे आवेश होंगे। तो लास्ट में हमने एक और आवेश मान लिया, यहाँ पर कोई आवेश है Qn। मतलब कि जो बहुल आवेशों का एक निकाय बन रहा है, इसमें टोटल Qn आवेश है। कहने का मतलब ढेर सारे आवेश हैं। तो अब हमने ये भी मान लिया कि ये जो आवेश हैं ये वास्तव में एक समान है। एक समान होने का मतलब क्या है कि अगर ये प्लस है तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, सभी एक समान आवेश है। तो अगर हम कहें कि ये जो Q2 आवेश है ये Q1 से कुछ दूरी पर रखा है, तो वो जो दूरी है उसको हम मान लेते हैं Q1 और Q2 के बीच की दूरी को हम मान लेते हैं R21। मान लेते हैं Q1 आवेश और Q2 आवेश के बीच की दूरी है वो है R21। ठीक है, ऐसे Q1 और Q3 के बीच की दूरी को हम इसको मान लेते हैं R31। ठीक है, इसी प्रकार Q1 और Qn के बीच की भी जो दूरी है इसको Q1 को यहाँ पर लिख लेते हैं, इस दूरी को मान लेते हैं Rn1 है। ठीक है, अब इससे पहले हमने जब आवेशों के बारे में पढ़ा था तो हमने ये बात सीखी थी कि समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है और विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है। तो यहाँ पर Q1 आवेश पर जो है Q2 जो बल लगाएगा, Q1 और Q2 दोनों प्लस हैं, तो Q1 आवेश पर Q2 प्रतिकर्षण बल लगाएगा। इसी प्रकार Q1 आवेश पर Q3 भी प्रतिकर्षण बल लगाएगा, क्योंकि समान आवेश है, समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। ऐसे Q1 पर Qn आवेश जो ये भी प्रतिकर्षण बल लगाएगा। और अब इसको थोड़ा सा और अच्छे समझ लेते हैं, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। यहाँ हमने क्या कहा था, आवेशों के किसी निकाय में किसी एक आवेश पर लगने वाला परिणामी बल। तो आवेशों का एक निकाय बन गया Q1, Q2, Q3, Qn, ढेर सारे आवेश हैं इसमें। अब किसी एक आवेश यानी कि अगर मान लेते हैं Q1 है तो Q1 पर लगने वाला जो परिणामी बल होगा वो अन्य आवेशों द्वारा इस Q1 पर लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर हम कहें कि इस Q1 आवेश पर Q2 जो बल लगाएगा, क्योंकि बल एक सदिश राशि है तो इसकी परिमाण और दिशा दोनों होगी, तो बल लगाएगा तो कितना लगाएगा और साथ में किस दिशा में लगाएगा इसको भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर जो Q1 आवेश है उस पर Q2 जो बल लगाएगा, तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो इस पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा, यानी कि पीछे की तरफ धक्का देगा। तो यहाँ पर जो बल लगेगा Q1 आवेश पर Q2 के द्वारा जो बल आएगा उसकी दिशा कुछ इधर हो जाएगी। और मान लेते हैं Q1 आवेश पर Q2 आवेश द्वारा जो बल लगाया जा रहा है उस बल को मान लेते हैं F12 क्यों लिखते हैं, F12 लिखते हैं इस प्रकार। हम कहेंगे F12 का मतलब पहले जो लिखा है उस पर ध्यान देना है। आवेश 1 पर लगने वाला बल 2 के कारण, आवेश 1 पर लगने वाला बल 2 के कारण, इसको बोलेंगे F12। और चूंकि बल सदिश राशि है इसलिए इस पर हम एक तीर लगा देते हैं, ये एरो जो है ये दिशा को बताएगा। ठीक है, इसी प्रकार इस Q1 आवेश पर Q2 ने बल लगाया, अब Q3 भी बल लगाएगा, तो Q1 और Q3 भी समान परिमाण के हैं, तो Q3 भी Q1 पर क्या करेगा, प्रतिकर्षण बल लगाएगा, पीछे की तरफ धक्का लग देगा।
तो इस पर जो बल की दिशा होगी वो कुछ इधर आ जाएगी। अब इस बल को हम थोड़ा सा सीधा बना देते हैं इसको। अब Q1 पर Q3 आवेश के द्वारा जो बल लगाया जा रहा है, इस बल को हम नाम दे देते हैं F13 यानी आवेश 1 पर लगाया गया बल 3 के कारण। अब इस पर भी हम एरो लगा देते हैं क्योंकि बल एक सदिश राशि है। इसी प्रकार Q2 के द्वारा Q1 पर लगने वाले बल को हमने ज्ञात कर लिया, Q3 के द्वारा Q1 पर लगने वाले बल को हमने ज्ञात कर लिया और उसकी दिशा भी बता दी, दिशा इस तरफ होगी, इस तरफ होगी। अब आवेश Q1 के द्वारा Qn के द्वारा Q1 पर लगने वाले बल को हम देखेंगे तो क्योंकि ये दोनों भी समान आवेश हैं तो इनके बीच भी प्रतिकर्षण बल आएगा। Q1 आवेश पर Qn आवेश प्रतिकर्षण बल लगाएगा जिसकी दिशा इधर होगी, ऊपर की ओर हो जाएगी। तो इस पर भी बल की दिशा ऊपर की ओर आ जाएगी। इस बल को हम नाम दे देते हैं F1n और एरो लगा देते हैं क्योंकि बल एक सदिश राशि होती है, ये बल की दिशा को बताता है। अब समझो बात को। अब हमने क्या किया, Q1 पर Qn के द्वारा लगाया गया बल F1n लिखा, यानी कि आवेश 1 पर लगने वाला बल आवेश Qn के 1 पर लगने वाला बल n के कारण, ये हो गया। अब समझो बात को। तो हमने वास्तव में क्या किया, आवेशों के किसी निकाय में, ये पूरा निकाय बना, उसमें एक आवेश Q1 था, Q1 पर लगने वाला परिणामी बल अन्य आवेशों द्वारा, अन्य आवेश कौन कौन से थे, Q2 Q3 और Qn, अन्य आवेशों द्वारा लगाए गए बल, जो बल लगे हैं अन्य Q1 पर अन्य आवेश Q2 Q3 Qn जो बल लगा रहे हैं F12 F13 और F1n, ये बल आ रहे हैं। तो इन बलों की सदिश योग के बराबर होगा। तो Q1 पर लगने वाला हम कहें परिणामी बल क्या होगा, तो इन सभी बलों का हम क्या कर लेंगे, सदिश योग कर लेंगे। यही अध्यारोपण का सिद्धांत होता है और इसी को कहते हैं बहुल आवेशों के बीच बल। ठीक है। तो वास्तव में हम अगर कहें कि आवेश Q1 पर लगने वाला परिणामी बल, तो जो परिणामी बल होगा उस परिणामी बल को मान लेते हैं F है। तो चूंकि बल सदिश राशि है तो हम एरो लगा देते हैं, वेक्टर F पढ़ते हैं इसको, सदिश F। ठीक है। और F इक्वल टू हम कहेंगे तो कौन कौन से बल लग रहे हैं, Q1 पर Q2 के द्वारा लग रहा है बल F12 प्लस Q1 पर Q3 के द्वारा जो लग रहा है वो F13 है, प्लस डॉट डॉट ऐसे ढेर सारे बल होंगे तो लिख लेंगे F प्लस F1n, यानी कि Q1 आवेश पर Q2 के द्वारा लगाया गया बल हो गया, Q3 के द्वारा हो गया, और ऐसे Q4 Q5 और भी आएंगे तो प्लस प्लस हमने लगा दिया, प्लस लगा के Qn कर दिया। ठीक है। तो ये होगा परिणामी बल का मान, यही कहता है अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है। तो अब हम F12 F13 और F1n का मान अलग अलग ज्ञात करेंगे और इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और इसमें पुट कर देंगे तो हमें Q1 पर लगने वाला परिणामी बल पता चल जाएगा। तो अब हम करेंगे क्या, अब आपको समझना है, इसको अंडरलाइन कर देते हैं। देखो हमने कूलाम के नियम में जब पढ़ा था तो कूलाम का नियम वास्तव में क्या बताता है, कूलाम का नियम दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल को बताता है और दो आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है उसी को विद्युत बल भी कहते हैं। और इस बल का मान जो हमने प्राप्त किया था यह बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r², ये फार्मूला हमने प्राप्त किया था। तो यहाँ पर भी तो Q1 और Q2 के बीच अगर हम कहें Q1 पर Q2 के द्वारा लगने वाला बल आकर्षण या प्रतिकर्षण जो बल होगा तो दो आवेशों के बीच ही तो बल होगा। तो कूलाम के नियम से हम सभी बलों को ज्ञात कर लेते हैं। तो अगर हम कहें बल F12 का मान अगर हम कहें, यहाँ पर लिखते हैं F12, तो इस बल का मान अगर कहें
तो आवेश 1 पर लगने वाला बल 2 के कारण, यानी इन दोनों के बीच का जो बल होगा तो इसको हम लिखेंगे क्या, लिखेंगे कूलाम के नियम से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q1, आवेश हमारा Q1 है, Q1 Q2 अपान में इनके बीच आर स्क्वायर क्या होती है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी होती है। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, R21 है, ठीक है। अब इसको हम स्क्वायर कर देंगे तो ये हमें बल प्राप्त हो गया। तो वास्तव में ये जो हमें बल प्राप्त हुआ है, ये बल का केवल परिमाण अभी हमें पता चला है। अब चूंकि बल यहाँ पर सदिश राशि होती है तो उसकी दिशा को भी हमें लेना पड़ेगा। तो देखो दिशा को हम लिखते हैं यहाँ पर जो बल है Q1 और Q2 के बीच जो बल लग रहा है उस बल की दिशा है 2 से 1 की तरफ, क्योंकि आवेश Q1 पर Q2 के द्वारा जो बल लगाया जा रहा है वो प्रतिकर्षण बल है, क्योंकि समान आवेश है तो Q2 क्या करेगा, Q1 पर पीछे की तरफ धक्का देगा, यानी प्रतिकर्षण बल लगाएगा। तो उस बल की दिशा है आवेश 2 से 1 की ओर, तो इसको लिखेंगे R21 और ऊपर कैप लगा देंगे। ये केवल दिशा को बताता है, वास्तव में ये क्या है, ये लिखा हुआ है यूनिट वेक्टर R21। क्लास 12 के मैथ में एक क्वेश्चन होता है सदिश और अदिश गुणन, वहां पर हम एकांक सदिश को भी पढ़ते हैं, ठीक है। एकांक सदिश का मतलब होता है, ये जो कैप लगाते हैं इसको पढ़ते हैं एकांक सदिश, या कहेंगे आर यूनिट वेक्टर R21, ठीक है। तो वास्तव में इसको हम अलग से समझ लेते हैं थोड़ा सा। इसका मतलब होता है ये केवल दिशा को बताता है, दिशा को बताता है, ठीक है। इसको पढ़ते हैं यूनिट वेक्टर R, मतलब एकांक सदिश R। इसका मतलब ये है कि ये वास्तव में अगर यहाँ पर 2 1 लिखा है तो हमने मान लिया कि 2 से 1 की तरफ इसकी दिशा होगी, क्योंकि ये एकांक सदिश है। तो एकांक सदिश का जो परिमाण होता है वो वास्तव में 1 होता है, तो परिमाण 1 होगा। अगर हम यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये केवल दिशा को बता रहा है, ठीक है। और अगर कुछ ऐसे लिखते हैं R लगाकर यहाँ पर सदिश लगा देते हैं, इसको पढ़ते हैं वेक्टर R। तो यहाँ पर R तो परिमाण को बता रहा है और ये एरो दिशा को भी बताता है। तो ये जो है इस प्रकार का लिखेंगे तो ये परिमाण और दिशा दोनों को बताता है, दोनों को बताता है, ठीक है। तो वास्तव में इन बातों का आपको ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने R21 को दोबारा इसलिए लिखा है क्योंकि हमें बल एक सदिश राशि है तो उसकी दिशा को भी लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर R21 यूनिट वेक्टर R21 दिशा बता रहा है कि इस जो Q1 आवेश पर Q2 के द्वारा बल लग रहा है उसकी दिशा है 2 से 1 की ओर, ठीक है। केवल ये दिशा को बताता है, ठीक है। अब इसको मिटा देते हैं। अब आगे अगर हम कंटिन्यू करें तो हमने क्या किया, F12 का मान निकाल लिया। अब F13 और F1 का मान निकालेंगे और इसमें रख देंगे और जोड़ देंगे और हमें Q1 पर लगने वाला परिणामी बल प्राप्त हो जाएगा। बहुत ही आसान हो गई है। अब देखते हैं इसमें, अब कहेंगे हम F13 का मान कितना होगा, F12 का मान हमने निकाल लिया, F13 का मान निकाल लेते हैं। तो इसका मान होगा कूलाम के नियम से ही 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और साथ में F13 यानी कि Q1 आवेश पर लगने वाला बल Q3 के कारण। तो आवेश Q1 Q2 की जगह क्या लेंगे, Q1 Q3 ले लेंगे अपान में इनके बीच की दूरी। तो दूरी कितनी है R31 और स्क्वायर आता है फार्मूले में तो स्क्वायर लगा देते हैं, ठीक है। और साथ में इस बल की दिशा भी लेनी है तो हम लिख देंगे R31 और इस पर कैप लगा देंगे, ये दिशा को बता रहा है, ठीक है। उसके बाद हमने F13 का मान निकाल लिया। अब अगला स्टेप हमारा है F1n का मान निकाल लेते हैं। तो F1n इसका मान निकालेंगे तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 आवेश 1 पर लगने वाला बल यानी के कारण। तो कहेंगे Q1 Qn अपान में इनके बीच की दूरी।
तो इनके बीच की दूरी कितनी है r(n)(1) और इसका स्क्वायर लगा देंगे। अब इसकी दिशा भी लिखेंगे तो लिख देंगे r(n)(1) पर कैप लगा देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार हमने तीनों बलों को निकाल लिया। अब तीनों बलों को का मान अगर इसमें हम रख दें, मतलब n बलों का मान हमने निकाल लिया, अब सबका मान इसमें रख दें तो हमें Q1 आवेश पर लगने वाला परिणामी बल पता चल जाएगा। यहाँ पर हमने प्लस इसलिए नहीं लिया क्योंकि प्लस साइन जो होता है वो छिप जाता है। ठीक है, प्लस इसलिए हमने नहीं लिया है। तो ठीक है, अब सभी का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 में सभी बलों का मान रखने पर, तो रख देते हैं। अब सभी बलों का मान जब इसमें हम रखेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा Q1 पर लगने वाला परिणामी बल F वेक्टर F इक्वल टू F12 का मान लिखते हैं। F12 का मान कितना है, यहाँ पर है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, साथ में Q1 Q2 अपान में r21 का स्क्वायर और r यूनिट वेक्टर r21 जो दिशा को बता रहा है। ठीक है, अब F12 का मान हमने लिख लिया। अब F13 का मान लिखते हैं। प्लस लगा तो प्लस लगा देते हैं, लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, साथ में हमारा आ जाएगा F13 का मान कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q3 अपान में r31 का स्क्वायर इंटू यहाँ पर लगाएंगे r31 यूनिट वेक्टर r31 प्लस डॉट 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 करके लिख लेंगे, प्लस लगाएंगे और F13 का मान रख दिया गया। अब F1n का मान लिखेंगे। तो F1n का मान कितना है, ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Qn अपान में r(n)(1) का स्क्वायर और r(n)(1) पर कैप। ठीक है, तो इस प्रकार बहुल आवेशों के बीच जो बल का मान होता है ये वास्तव में इतना हमें प्राप्त हो जाता है। ठीक है, यहाँ से हम चाहें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 को कॉमन भी ले सकते हैं, सभी में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 है। ठीक है, तो इसी को अध्यारोपण का सिद्धांत भी कहते हैं। आपको बस इतना ही इसमें करना है। ठीक है, ये आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी है। अध्यारोपण का सिद्धांत बोर्ड एग्जाम में आता रहता है। ठीक है, तो इस टॉपिक को आप रिवीजन करें और नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ओके, थैंक्स।